हाय गाइज एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते आप सभी अच्छे होंगे। कुछ दिनों पहले की ही बात है, इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने ये एडवाइस दिया था कि लोगों को हफ्ते में कम से कम 70 आवर्स वर्क करना चाहिए, तभी इंडिया आगे बढ़ सकता है, यानी तभी इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। और इतना तो कुछ भी नहीं दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल आज नारायण मूर्ति ने ये एडवाइस दिया है कि एडवाइस नहीं दिया है, उन्होंने बतलाया है कि मैंने खुद की ज़िंदगी में हफ्ते में 90 आवर्स तक काम किया है, 85 to 90 आवर्स। अब ज़रा आप सोचो, आपकी खुद की कंपनी है, आप 90 आवर्स हफ्ते में काम कर लो। अरे यार, आप 24 आवर्स में 24 आवर्स काम करो, भला किसी को क्यों दिक्कत है भाई? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नारायण मूर्ति साहब, आपकी खुद की कंपनी है, कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट होता है वह आपका होता है। आप 24 घंटे में 24 घंटे काम कीजिए, एक बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप जितने घंटे मर्जी हो उतने घंटे काम कीजिए, लेकिन आप लोगों को बंधुआ मजदूर क्यों समझते हैं? इन्फोसिस के जो एम्प्लॉय हैं वे क्या आपकी खानदानी गुलाम है क्या, जो आपके आदेशानुसार 90 आवर्स वर्क करें? क्या उनकी पर्सनल लाइफ कोई मैटर नहीं रखती? आपकी बेटी का पर्सनल लाइफ मैटर रखता है। आप अपनी बेटी का पर्सनल लाइफ बिल्कुल ब्राइट देखना चाहते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इंजॉय भी नहीं कर सकता यार। वो तो सिर्फ कमाने खाने के लिए ही पैदा होता है। आप खुद के एम्प्लॉय को इतनी सैलरी दे पाते हो जिससे बंदा खुद के कार बाइक की ईएमआई, फ्लैट की ईएमआई दे पाता है और मुश्किल से खुद का गुजारा कर पाता है, और आप एम्प्लॉयज़ को एडवाइस देते हो 90 आवर्स वर्क करो, 85 आवर्स वर्क करो। आपने खुद 90 आवर्स हफ्ते में काम किया है, इसलिए इन्फोसिस के एम्प्लॉय को भी 90 आवर्स काम करना चाहिए। अरे भाई, 90 आवर्स क्यों काम करना चाहिए? आपकी खुद की कंपनी है महोदय, आप खुद काम कीजिए, लेकिन आपका एम्प्लॉय क्यों आपके लिए 90 आवर्स काम करे, जबकि आप उसे सैलरी के नाम पे बाबा जी का झुनझुन्ना थमा देते हो मंथ लास्ट में। एक इन्फोसिस के एवरेज एम्प्लॉय की सैलरी महोदय आप बतलाएंगे? आप थर्ड पार्टी के थ्रू इन्फोसिस के एम्प्लॉय को लेकर कितना सैलरी देते हो, और आपके कितने डायरेक्ट एम्प्लॉय हैं इन्फोसिस के? क्या आप इसका आंकड़ा सार्वजनिक करोगे महोदय? तो महोदय, आपकी उम्र हो चुकी है, आप 60 प्लस हो चुके हैं। अब यंग जनरेशन को मौका दीजिए यार। और ये आप बुढ़ापे में लोगों को उलूल जुलूल सलाह क्यों दे रहे हैं? कौन आपको सुनना चाह रहा है? आपको देखकर ओला का भाविश अग्रवाल भी उछल कूद मचा रहा है, उधर जेएसडब्ल्यू का सज्जन जिंदल भी उछल कूद मचा रहा है। ऐसा लगता है ये जो प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं ना, अरबपति होते हैं, खरबपति होते हैं, इन लोगों को लगता है कि सरकार उनकी मुट्ठी में है। ये जो फैसला कर देंगे सरकार, सारे एम्प्लॉयज़ के लिए उसे लागू कर दे। ये ऐसा ही चाहते हैं। इन लोगों की चाहत ही यही है कि प्राइवेट आदमी का, खुद के एम्प्लॉयज़ का जितना शोषण हो सके करो, लेकिन वह कभी अपने एम्प्लॉयज़ का भला नहीं होने देना चाहते। वे क्या करते हैं, खुद की कंपनी में एक क्रेडिट कार्ड बेचने वाले कंपनी को बुला लाएंगे और बोलेंगे कि आप ये क्रेडिट कार्ड खरीद लो, आप ये लाइफ इंश्योरेंस ले लो, ताकि आप अपनी सैलरी का मोटा पार्ट लाइफ इंश्योरेंस का मंथली ईएमआई भरने में लगा दो। आप खुद के सैलरी का भारी भरकम हिस्सा क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में लगा दो। आप फ्लैट ले लो, उसकी ईएमआई चुकाने में लगा दो। आप कार ले लो, पूरी ज़िंदगी उसकी ईएमआई चुकाने में लगा दो। और ये इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति साहब, जेएसडब्ल्यू के सज्जन जिंदल साहब, और पता नहीं है यार, ये ओला का नया नवेला दूल्हा भाविश अग्रवाल
किस दम पे कूदे जा रहा है। अरे भाविस, मैं तो तुम्हें ये सलाह दूंगा कि तुम्हारी जो ओला की कार ओला की जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं उनका परफॉर्मेंस रोड पे कैसा है यार, किसी से छुपी नहीं है यार। थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस करो भाविस। और ये क्या बूढ़े लोगों की बातों को लेके जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, सॉरी एक्सपायर्ड बोलना शायद सही नहीं होगा, लेकिन जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं यार, उन लोगों की बातों को लेकर तू यंग बंदा होकर यार भी तुम इस तरह की बातें करते हो। ओ नारायण मूर्ति की बातों का समर्थन करते हो, सज्जन जिंदल की बातों का समर्थन करते हो भाविस। यार तुम कैसे गधा हो यार। एक एम्प्लॉय आखिर तुम्हारी कंपनी के लिए क्यों 90 आवर्स काम करेगा यार। दिमाग हाथ में तो है यार तुम लोगों के, जो मर्जी होता हो बक देते हो, जैसे सारे इन्फोसिस के एम्प्लॉयज़ तुम्हारे ख़ानदानी गुलाम हों, सारे ओलाज के एम्प्लॉय तुम्हारे ख़ानदानी गुलाम हो, JSW के एम्प्लॉयज़ तुम्हारे ख़ानदानी गुलाम हो, तुम जो मर्जी उनसे करवा लो, तुम्हारा बस चले तो खुद हक कर वो भी उनसे हाथों से उठवा लो। खैर, हो सकता है गाइस एंड गर्ल्स मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन ये जो प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं ना, ये चाहते हैं कि सरकार इनकी मुट्ठी में रहे। ये जो चाहे सरकार भी, कोई भी सरकार हो, ये सभी सरकारों से मिलजुल कर रहते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, या थर्ड फ्रंट वाले तो सरकार बना भी नहीं पाते। अब ज़रा देखो, जो सरकार का मतलब जो सरकार का क्या बोलें, जो सरकार को घी मक्खन नहीं लगाता है उसका क्या हाल होता है गाइज मालूम है? सुब्रत रॉय जैसा होता है। सुब्रत रॉय के रिलेशनशिप सभी पार्टियों के साथ अच्छे थे, मगर कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे। एक बंदा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके, यानी सुब्रत रॉय, यानी वह बंदा भी मेरे ही तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके एक चिट फंड कंपनी का अधिग्रहण करता है और उसे बुलंदियों की शिखर पे ले जाता है। ऐसा नहीं है यार, सहारा चैनल उसका ही है, सहारा अखबार भी बिका करती थी, तो हम उस बंदे की काबिलियत पे संदेह नहीं करते। मगर कई बार ऐसा होता है कि खुद के बिजनेस से हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा होता है और हम उसी हिसाब से खुद के एम्प्लॉयज़ पे लुटा देते हैं। हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाते हैं और मिसमैनेजमेंट का नुकसान आपकी कंपनी को उठाना पड़ता है। यही सुब्रत रॉय के साथ हुआ। हाँ, कांग्रेस की सरकारों से उनकी बनती नहीं थी, तो कांग्रेस ने उनके दबे हुए फाइलों को खुलवा दिया, ये अलग बात है, मगर बाकी पार्टियों के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे थे। खैर, जो भी सहारा में जिन्होंने भी पैसा लगाया था, शायद उनका भी पैसा सुब्रत रॉय ने खुद के जीते जी शायद सरकार को यानी सेबी को शायद लौटा दिया है। इस बारे में ज़्यादा डिटेल्स में सरकार ही बतला पाएगी। खैर गाइस, आप लोग इन रिटायर्ड महोदयों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, क्योंकि सरकार भी इनकी मुट्ठी में होती है। कोई भी सरकार हो, आप बस खुद के काम पे फोकस करें और उलूल जुलूल कंपनी के उलूल जुलूल बातों पे बिल्कुल भी ध्यान न दें। कोई भी कंपनी यदि आपको ये दावा करती है कि वी आर फैमिली, तो कॉरपोरेट लाइफ में वी आर फैमिली नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये लोगों को गधा बनाने के लिए होता है। यहाँ तक कि यदि आप सीधे साधे हो तो आप पर सेक्सुअल हरासमेंट जैसे झूठे आरोप लगाकर भी जॉब से निकाला जा सकता है। लेकिन वही कंपनी का ओनर यदि चाहे तो खुद के एम्प्लॉय से लव मैरिज भी कर ले तो भी कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता। कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजर होता है, वह खुद ठरकी होता है। अव्वल
दर्जे का, मगर खुद के एम्प्लॉयज़ के लिए हफ्ते में इथिक्स कमेटी का या मंथ में इथिक्स कमेटी का एक मीटिंग ज़रूर करेगा, ताकि एम्प्लॉयज़ सेक्सुअल हरासमेंट के नाम से डरते रहें और कंपनी में ओनली काम पे फोकस कर सकें। यार, काम पे फोकस करने का और भी तरीका होता है, ऐसा नहीं है यार कि तुम एम्प्लॉयज़ को सेक्सुअल हरासमेंट के नाम पे डराते रहोगे, वर्किंग आवर्स के नाम पे डराते रहोगे, सैलरी इंक्रीमेंट के नाम पे डरा डरा कर काम कराते रहोगे। भाई, ऐसा एम्प्लॉयज़ आजकल गधा नहीं होता है। तुम्हें इन चीज़ों को करने से पहले बिल्कुल सोचना चाहिए। भले ही तुम किसी भी कंपनी के सीईओ हो, ऑनर हो, यार जो तुम खुद के लाइफ में फॉलो नहीं कर सकते, उन उलूल जुलूल चीज़ों को दूसरे एम्प्लॉयज़ पे लागू करने की गलती मत करो। थैंक यू गाइज एंड गर्ल्स हमसे जुड़ने के लिए। मिलेंगे डंके की चोट पर किसी और पार्ट में। तब तक के लिए अलविदा।